पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान को ना वो इमॉर्टल का स्वॉर्ड का ब्रोकन पीस मिला था और जैसे उसको वो मिला था उसकी पावर चैंतियान के अंदर चली जाती है। इससे होता ही है कि चैंतियान के पास ना उस इमॉर्टल का स्वॉर्ड इंटेंट आ चुका था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी मदद से अगर चैंतियान अटैक करने की कोशिश करे ना तो वो बहुत ब्रूटल अटैक कर सकता है। इससे यह खुश हो ही रहा था कि वहां पर जितने भी लोग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए थे ना वो सबके सब पहुंच जाते हैं। अब उनको चाहिए था वो इनहेरिटेंस जो कि अभी के अभी चैंतियान को मिला है, लेकिन चैंतियान उसको ये ऐसे थोड़ी ना दे देगा। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए सारे के सारे बदमाशों के साथ मुकाबला करने लग गया था कि ठीक है मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ पाते हो। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मुझसे आकर ये इनहेरिटेंस छीन लो। लेकिन चैंतियान के पास ना पहले से काफी ज्यादा पावर आ चुकी थी, इसलिए उसका मुकाबला करना सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मैंगजी जो थी वो चैंतियान को एक बाजार के अंदर लेकर आई हुई थी। अब कॉम्पिटिशन का अगला राउंड होने में 7 दिन बाकी था, जैसा कि जज ने कहा था। तो 7 दिन के लिए ये सारे के सारे लोग आराम कर सकते हैं। तो वही आराम करने के लिए चैंतियान मैंगजी के साथ ना बाजार में आया हुआ था। ये बाजार थोड़े नया दिख रहा होता है और ये दूसरे शहर के अंदर बना हुआ था। मैंगजी बताती कि यहाँ बाजार में ना एक से बढ़कर एक कमाल की चीजें बिकती हैं। कई सारे ट्रेजर होते हैं जो कि सस्ते में ही बिक जाया करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ कि क्या पता तुम्हारे हाथ कुछ कमाल की चीज लग जाए। तो चैंतियान भी ये सुनकर खुश हो जाता है कि हाँ बात तो अच्छी है, यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें दिख रही है। वो आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने लगता है कि क्या पता उसको कुछ काम की चीज मिलती है या नहीं मिलती है। तो उसकी नजर जाती है ना एक बंदे के ऊपर जो कि कोई कॉल्ड्रॉन को बेच रहा था। चैंतियान उससे पूछता है कि आखिर ये कॉल्ड्रॉन है कितने का। तो वो बंदा कहता है कि इसके तुम्हें 10,000 सिक्के देने होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और इसको जनरेशन बाय जनरेशन पास किया गया है। ये अभी का नहीं है, बहुत 100 साल पुराना बनाया गया है। तो बाकी के बंदे भी वहां पर मौजूद है जो उस कॉल्ड्रॉन को देख रहे थे। वो लोग कहते हैं कि ये मेटल का टुकड़ा 10,000 सिक्कों का, पागल तो नहीं हो गया दुकान वाला, ऐसा लग रहा है कि भंगार में से उठाकर यहाँ पर ये बेच रहा है। इसके तो हम यहाँ पर 100 सिक्के भी ना दें। लेकिन चैंतियान जो होता है वो तुरंत ही 10,000 सिक्के निकालता है और उस बंदे को देखकर उस कॉल्ड्रॉन को खरीद चुका था। बाकी के बंदे जो यहाँ पर खड़े थे वो ये देखकर हैरान हो जाते कि ये पागल तो नहीं हो गया, इसने इतनी घटिया जिसके लिए 10,000 सिक्के पे कर दिए। लगता है ना कि इसके पास दिमाग नहीं है, ये दिमाग से पैदल है, पर पैसा इसके पास बहुत है, तभी तो ये 2 सुंदर लड़कियों के साथ आया हुआ है और उनके सामने शो ऑफ करने के लिए इसने 100 रुपए की भी चीज नहीं थी उसको 10,000 में खरीद लिया। और चैंतियान को पता था कि वो असल में चीज खरीदा क्या है। वो तुरंत स्वॉर्ड एम्परर को वो देता है, उनसे पूछता है कि क्या मैंने इसको खरीद कर सही किया। तो स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि नहीं तुमने बिल्कुल सही किया, ये ना दुनिया के जो टॉप 9 कॉल्ड्रॉन है ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले उनमें से एक है। इसके तरह बाकी के 8 और कॉल्ड्रॉन होंगे, अगर तुम सबको ढूंढ लो तो ये बहुत ज्यादा कमाल की बात हो जाएगी। तो दुकान वाला जो था ना वो सामान देने के बाद चैंतियान से कहता है कि देखो जितना जल्दी हो सकता है ना कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ज्यादा नहीं कि तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। चैंतियान हैरान वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्या कह रहे हो, मुझे क्यों ऐसे चले जाना चाहिए। तो दुकान वाला कहता है कि देखो ये जो सिटी है ना इसकी सबसे पावरफुल एक फैमिली है जिसका नाम है बेतियान फैमिली, और उस फैमिली का एक यंग मास्टर है, बहुत ही घटिया। घटिया शब्द ही उसके लिए कम होंगे। वो इतना ज्यादा घटिया आदमी है ना कि वो जिस भी लड़कियों को देखता है उसके साथ गलत हरकत करता है, और तुम अपने साथ 2 लड़कियों को लेकर घूम रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें वार्निंग दी है कि बेहतर होगा यहाँ से चले जाओगे, तुम्हारा काम हो गया तो, वरना अगर दोनों लड़कियों को उसने देखा तो वो कुछ गलत हरकत करने की कोशिश जरूर करेगा। इतना कह देगा तो वो दुकान वाला तो वहां से जा चुका था। इसके बाद हम उसी यंग मास्टर फैंग को देखते हैं जो एक लड़की को परेशान कर रहा था। वो उससे कहता है कि लड़की से कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो फिर आई क्यों हो यहाँ पर। तो वो जो लड़की थी वो यहाँ पर कहने लग जाती कि देखिए मेरी जो बेटी रूवर है ना उसने कई बार आपको अनजाने में ही ऑफेंड कर दिया है, और आपने ये कहा था कि अगर मैं यहाँ पर आपके लिए ना ब्लड लोटस ला कर दे दूं तो आप उसकी जान बख्श देंगे, आप उसको नहीं मारेंगे। तो इसलिए मैं अपनी बेटी को बचाने के खातिर आपके लिए वो ब्लड लोटस लाई हुई हूँ, ये ले लीजिए और मेरी बेटी की जान बख्श दीजिए। तो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है ना वो लोग कहना चाहते हैं कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई इस आंटी की बेटी से, जिसने फैंग जैसे शैतान को ना उंगली कर दी। अब ये किसी को नहीं छोड़ेगा, ये ब्लड लोटस लेने के बाद भी ना दोनों के दोनों को मार डालेगा, ये इतना बड़ा घटिया आदमी है। तो बाकी लोग कहने लग जाते कि अरे कुछ मत कहो इस फैंग के बारे में वरना तुम भी मरोगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इसकी जो बेतियान फैमिली है ना उसको एक बहुत ही ज्यादा सेंट रैंक का बंदा है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो प्रोटेक्ट करता है। उसी के दम पर ये फैंग ना इतना ज्यादा उछलता है। पिछली बार का जो इंपीरियल टूर्नामेंट हुआ था ना उसके अंदर पर्पल ग्लोरी सिटी का एम्पायर था, उसने गलती से वहां के प्रिंस ने ना ऑफेंड कर दिया था इस फैंग को। तो वो जो सेंट रैंक का बंदा है ना उसने सीधा जाकर उस क्राउन प्रिंस की जान ले ली। तो वहीं वो जो आंटी थी जो अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आई हुई थी ना, तो फैंग उससे कहता है कि अपने साथियों से जाओ और इसकी बेटी को लेकर आओ, मैं भी तो देखूं कि माँ बेटी का रिश्ता कितना ज्यादा गहरा है। लेकिन उसके साथी वगैरह कहने लग जाते हैं कि यंग मास्टर आपको पता है ना इसकी जो बेटी है वो कितनी ज्यादा बदमाश थी, वो तो हमारी बात मान ही नहीं रही थी। हमने काफी बार उसको जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की ताकि उसको संभाल के रखा जा सके, लेकिन वो तो संभालने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए हमें गलत कदम उठाना पड़ गया। तो उसके बाद ना उसने खुद अपनी जुबान को काट कर अपनी जान दे दी। उसने खुद अपनी जुबान काटी और उसके बाद अपनी मौत को गले लगा लिया। तो ये सुनकर वो जो आंटी यहाँ पर आई थी अपनी बेटी के लिए, वो एकदम ज्यादा सदमे में चली जाती कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी नहीं मर सकती, तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया होगा, तुम लोगों ने उसको मारा है, वो खुद से नहीं मर सकती।
तो फैंग कहता है कि मर गई वो, ठीक है कोई बात नहीं, जब बेटी मर गई है तो माँ को क्यों जिंदा छोड़ना। वो अपने साथियों से कहता है कि जाओ इस आंटी के साथ मजे करना है ना मजे करो, आज आंटी मैंने तुम्हें दे दी, जो करना है कर सकते हो उसके साथ। तो उसके हरामी और ठरकी बंदे जो थे ना वो आंटी को घूर घूर कर देखने लग जाते कि अरे वाह, थोड़ी ज्यादा एज की जो होती है ना मजा ज्यादा उसी में आता है, हम तो आंटी को ही पसंद करते हैं। वैसे भी इस आंटी की ज्यादा ही गलती है, ये अपनी बेटी को सही से शिक्षा नहीं दे पाई, तरीका नहीं सिखा पाई कि जो उससे ज्यादा स्ट्रांग है उसको परेशान नहीं किया जा सकता। तो जब यहाँ पर इसकी बेटी ने गलती की है तो सजा तो इसकी माँ को भुगतनी पड़ेगी ना, तो हम यहाँ पर उसको सजा देने के लिए आए। फैंग जो था वो यहाँ पर अपने साथियों से कहना चाहते कि देखो देखो जो काम करना है ना जल्दी जल्दी खत्म करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, ज्यादा टाइम तक मजे मत करने लग जाना इस आंटी के साथ। वो सारे के सारे जो उसके साथी थे ना वो आंटी को पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ने के बाद उसके साथ गलत हरकत करना शुरू कर चुके थे। पर तभी वहां पर लाउजी आकर पहुंच जाती है और अपने आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हैं, जो भी बंदे उस आंटी के साथ गलत हरकत कर रहे थे उनका गला ही उड़ा देती है। एक सेकंड में उनकी जान जा चुकी थी और ये होने के बाद वो सीधा उस फैंग के ऊपर भी अटैक करती है, लेकिन फैंग की जो पावर थी ना उसने यहाँ पर उस अटैक को रोक लिया था। इस वजह से फैंग को कुछ होता नहीं। वो फैंग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसी हुई जो मेरे रास्ते में टांग घुसाने की तूने कोशिश की है। तो जानती भी कि मैं बेतियान फैमिली से आता हूँ और बेतियान फैमिली के सामने कोई आग उठाकर भी नहीं देख सकता। तुझे मरने का इतना शौक पड़ा है क्या जो तूने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की। वो यहाँ पर भाषण बकी रहा था कि तब तक वहां पर चैंपियन आकर पहुंच जाता है और सीधा एक हाथों से स्लैश अटैक देकर मार देता है उसी फैंग के ऊपर। ये अटैक जाकर उसको सीधा लग गया था और ये अटैक उसकी जान के ले लेता कि इससे पहले हम देख पाते हैं कि वहां पर एक मिस्टीरियस स्पिरिट आकर पहुंच चुकी है और ये ना किसी पावरफुल मास्टर वगैरह की स्पिरिट लग रही थी। वो फैंग उसको अंकल कहकर बुला रहा था, अंकल से कहता है कि अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए, लेकिन उसके अंकल की जो स्पिरिट थी वो कहती है कि गधे कहीं के, मैंने तुझे कहा था ना कि घर में जाकर अपनी कल्टीवेशन करनी है, तो यहाँ पर मंडला क्यों रहा था, अगर घर में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता तो ये सब नाटक होता ही नहीं। तो फैंग कहता है कि अंकल माफ कर दीजिए ना, मैं तो यहाँ पर बाजार में निकला था अच्छे खासे कॉर्डन खरीदने के लिए, मुझे लगा कि बाजार में अच्छे कॉर्डन मिल जाएंगे, वही को खरीदने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर छोटा सा मैटर हो गया, प्लीज इस मैटर को सुलझा दीजिए, आप तो मेरे अंकल है ना, आपको ये करना होगा मेरे लिए। वैसे भी वो कॉर्डन मैं आपके लिए ही खरीदा था ताकि आपको ना आपके बर्थडे पे गिफ्ट कर सकूं, आप इसके लिए भी मुझे माफ नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए ना। अब चाहिए तो दो सुंदर लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं, आप इसके साथ जो करना चाहें वो कर सकते हैं। वो चैंपियन की जो दोनों दोस्त थे ना लाउजी और मैंगजी उसके ऊपर ही नजर दिखा रहा था। तो अंकल देखकर कहते हैं कि वाह तेरी नजर तो बड़ी तेज चलती है, ये दोनों लड़की तो बहुत ज्यादा सुंदर है। ये फैंग तो फैंग उसका अंकल भी बड़ा ठरकी निकला। फैंग कहता है अपने अंकल से कि अंकल देखिए यहाँ पर ये दोनों लड़की को तो आप ले सकते हैं, लेकिन बीच में उसके जो बंदा खड़ा है ना इसका माथा ना सनक गया, ये नहीं जानता कि हम लोग कहाँ से आते हैं और हमसे ये पंगा लेने की कोशिश करा था, पहले इसको सबक सिखाना फिर उसके बाद लड़कियों को आप ले जाना। तो ये देखकर अंकल की जो स्पिरिट थी ना वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और इतना खतरनाक अपना स्वॉर्ड ऑरा जो कि उसकी कल्टीवेशन के अंदर से बाहर निकल रहा था वो यहाँ पर एक्टिवेट होता है कि जितने भी लोग यहाँ पर खड़े थे ना वो ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन चैंपियन को कुछ नहीं होता, वो बिंदास वहां पर खड़ा था। वो अंकल की जो स्पिरिट थी वो उससे कहने लग जाती है कि देख तूने जो हमारी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की ना उसकी सिर्फ एक ही सजा है, तू अपने हाथों से अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर, तो मैं यहाँ पर तुझे बख्श सकता हूँ, मैं तेरी जान बख्श दूंगा, लेकिन अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी कल्टीवेशन तो जाएगी ही जाएगी, उसके साथ साथ तेरी जान भी जाएगी। लेकिन चैंपियन हल्का सा अपना ऑरा क्या एक्टिवेट करता है कि वो जो अंकल की स्पिरिट थी ना वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, अंकल की स्पिरिट गायब ही हो गई। तो ये देखकर फैंग पागल हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, इससे सिर्फ एक अटैक के अंदर मेरे अंकल की स्पिरिट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया, आखिर ये बंदा है कौन, इसके पास पावर कितनी ज्यादा है। चैंपियन फैंग से कहने लग जाते कि तेरा जो प्रोटेक्टर था जो भी आया था तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वो उतना खास मुझे लगा नहीं, वो तुझे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया और मेरे एक ही अटैक के अंदर उसने समाधि ले ली, अब उसको कंपनी देने की तेरी बारी है, मैं तेरे हाल भी वही करने वाला हूँ जो कि मैंने तेरे अंकल के स्पिरिट का किया, तो तू तैयार हो जा उसके लिए। लेकिन फैंग तो अभी भी यहाँ पर अपने एटीट्यूड को दिखाते हुए कहता है कि देख तो जो भी है ना मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस थोड़ा सा इंतजार कर, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, अब बिना चमड़ी के तुझे अपने गेट पर ना लटका दूंगा ताकि दुनिया को दिखा सकूं कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तो चैंपियन वहां पर आता है और एक ही उल्टा थप्पड़ घसीट कर मारता क्या उसको कि उसके पूरे गाल पर ना चैंपियन के हाथों का निशान छप चुका था। फैंग पागल हो जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा सुंदर चेहरा, मेरा इतना प्यारा चेहरा इसको इसने बर्बाद करके रख दिया, मैं कितना ज्यादा हैंडसम था, लड़कियां मरती थी उस पे, लेकिन अब मुझ पे कौन मरेगा, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, इसकी मैं जान लेकर रहूंगा। वो कहता है कि जब मेरी यहाँ पर अंकल की बॉडी आएगी ना वो तो खाली अपनी स्पिरिट को भेजे थे, जब वो यहाँ पर आएंगे तो तुम सब मरोगे, कोई भी नहीं बचने वाला। पर तभी पीछे से वो आंटी आती है और सीधा अपना डैगर निकालते हुए उस यंग मास्टर के अंदर ना घुसेड़ चुकी थी और उसको इतना मारती है कि अंधाधुंधा मशीन की तरह अपनी डैगर को चला देती है, जिससे भरी बाजार के अंदर लग रहा था कि फैंग की जान चली गई। वो आंटी कह रही थी कि तूने मेरी बेटी के साथ जो किया है और मेरे साथ जो करने वाला था ना उसकी ये सजा बहुत कम है, तुझे तो इससे बुरी मौत देनी चाहिए थी लेकिन मैंने तुझे आसान मौत दी है। इसके बाद वो आंटी चैंपियन का शुक्रिया करती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बचा लिया, मेरी इज्जत बचाई और मुझे इंसाफ दिलाने में हेल्प की। आप सबके सामने मैंने यहाँ पर इस फैंग को मारा है ना तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं सारी जिम्मेदारी ले लूंगी क्योंकि ये बेतियान जो फैमिली है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनको पता चला कि आपने इसके ऊपर हाथ उठाया था तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी, मेरे साथ जो होगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सारी जिम्मेदारी खुद पे लेने के लिए तैयार हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। और तब तक की देर हो चुकी थी, वहां पर बेतियान फैमिली के ना कुछ बंदे आने लग जाते हैं और उन्होंने आने से
पहले यहाँ पर अपना फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था ताकि कोई भी बंदा जो यहाँ पर मौजूद है ना वो यहाँ से भाग ही ना सके। वो फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और आवाज वहां पर आने लग जाती है कि बहुत दिनों बाद ना किसी ने मुझे यहाँ पर उंगली की है, किसी ने मुझे ललकार लगाई है कि मैं उसके पास जाऊं और उसकी जान लेने की कोशिश करूं। ये उसी सेंट की आवाज थी जो कि उस बेतियान की फैमिली को ना प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं ना कि वहां पर पहुंचा है वही अंकल जिसके बारे में वो फैंक कह रहा था कि मेरे अंकल जब यहाँ पर आएंगे ना तो तू बचेगा नहीं, वो तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। वो अंकल यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहता कि इतने दिन बाद ना किसी ने मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, वरना मेरी स्पीड से काम चल जाता था, लेकिन पहली बार मुझे खुद उठकर यहाँ पर आना पड़ा है। तूने मेरे फैंक को जो मारा है ना ये करके तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। पहली बार कह रहा हूँ मेरे सामने झुक जा और माफी मांग, वरना दूसरी बार कहने के तू लायक नहीं बचेगा। वो तुरंत अपने सेंट ड्राइव का जो डिवाइन एसेंस होता है ना उसको यूज करता है और उसकी मदद से वो चैंतियन को दबाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर मार्शल वनरेबल रैंक के ऊपर चैंतियन है, तो कोई भी अगर सेंट रैंक का बंदा उसके ऊपर अपना डिवाइन एसेंस का यूज करते हुए उसको दबाने की कोशिश करे ना तो चैंतियन उठ नहीं सकता। लेकिन वो चैंतियन है, कोई मामूली कल्टीवेटर थोड़ी ना है, उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वो स्टैंड कर जाता है। उसकी सेंट रैंक के डिवाइन एसेंस का जो प्रेशर था ना उसको लोग ये देखकर हैरान हो चुके थे कि ये पॉसिबल कैसे है, ये चैंतियन ने करके कैसे दिखा दिया। ये मार्शल वनरेबल रैंक का बंदा, इसके लिए इम्पॉसिबल था। वो जो अंकल था वो भी ये देखकर हैरान रह जाता है और कहने लग जाता है कि कमाल की बात है, तूने ये काम जो कि इम्पॉसिबल सा था उसको पॉसिबल करके दिखाया। दम तो है तेरे अंदर, तभी तो तू यहाँ पर इतना ज्यादा घमंड दिखा रहा था। लेकिन अगर तूने मेरे फैंक को नहीं मारा होता ना तो मैं तुझे छोड़ने के बारे में सोच भी सकता था, लेकिन अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। तो चैंतियन भी कहता कि हाँ मैंने तेरे उस फैंक को मारा है और उसके बाद तुझे भी मारूंगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मारने के लिए तैयार हो जा। स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियन से कहता है कि चैंतियन टाइम आ चुका है, तुम्हें अपने डोमेन पावर को ना ब्रेक थ्रू करना होगा। तुमने उस तालाब के अंदर अच्छी खासी एनर्जी भर ली थी, अब बारी है उसका यूज करते हुए ब्रेक थ्रू करने की। तो चैंतियन तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और अपनी पावर का यूज करने के बाद उसका जो डोमेन पावर थी ना उसको वो ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ था। थोड़े टाइम की मेहनत लगती है लेकिन वो अपने डोमेन की पावर को ना ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिस वजह से चैंतियन की पावर पहले से कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये देखकर वो अंकल जो था ना वो हैरान रह जाता है, उसको यकीन ही नहीं होता कि उसके सारे के सारे अटैक को ये बंदा जो कि मार्शल वनरेबल रैंक के ऊपर है वो कैसे रोक सकता है। मार्शल वनरेबल रैंक और मार्शल सेंट रैंक इसके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है और ऊपर से वो जो अंकल था ना मार्शल सेंट रैंक के पीक पर था और चैंतियन अभी तक के अपने मार्शल वनरेबल रैंक के पीक पर भी नहीं पहुंचा है। इतना ज्यादा डिफरेंस था दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी चैंतियन ने उसकी वाट लगा दी। चैंतियन तुरंत यहाँ पर अपने लाइफ और डेथ की पावर को यूज करता है और अपने स्वॉर्ड आर्ट को यूज करते हुए उसको दोनों को आपस में मर्ज करता है और अंकल के ऊपर अटैक देकर मारने को तैयार था। अंकल कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तेरे पास यही अटैक है ना, तूने अभी मेरे अटैक दिखे ही कहा है, मैं तुझे अब दिखाता हूँ कि एक मार्शल सेंट रैंक के पीक का बंदा कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कितने अटैक उसके पास हो सकते हैं। तू सारे अटैक देखने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तू बस उसको देखने के बाद ही अपनी जान गंवाने वाला है। लेकिन इस बैटल में जीतेगा कौन? क्या चैंतियन उस अंकल की धज्जी उड़ा कर रखेगा? वो कमाल का सीन तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने मिलेगा, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।